गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर सोशल साइंस पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की क्लास में हमारे जो सामाजिक अध्ययन प्रकरण है, सामाजिक अध्ययन के सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत ये चल रहे हैं। कुछ सिद्धांतों की चर्चा हमने इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है उसमें किया था। आज है नेक्स्ट जो सिद्धांत है, इससे पहले हमने जैसे समुदाय का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत, मानव संबंधों से संबंधित सिद्धांत, इस प्रकार के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट वह है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत यानी रुचि के सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक जब अपने सामाजिक अध्ययन का ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का जब शिक्षण कार्य करता है या पढ़ता है, तो उस समय बालकों की जो रुचि होती है, उस रुचि को ध्यान में रखते हुए, उसको केंद्रीय तत्व मानते हुए ठीक प्रकार से सीखने में सहायक होता है। क्योंकि जब तक किसी भी विषय को बालक अपनी रुचि के अनुसार या पढ़ने में उस रुचि नहीं लेगा, तब तक वह अपने उस पाठ्यक्रम को नहीं समझ सकेगा। तो यानी ये जो पाठ्यक्रम है, जब निर्माण किया जाता है तो उस समय बालकों की जो रुचि होती है, बालकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। क्योंकि बालक स्वभाव से ही क्रियाशील तथा खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उनकी क्रियाशीलता को देखते हुए, उनकी रुचि को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यानी बालकों की जो योग्यता होती है और अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, आदि को लेकर व्यक्तिगत अंतरों का पाना स्वाभाविक है। यह माना जाता है कि कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी एक समान नहीं होता है, कोई न कोई व्यक्तिगत भिन्नता होती ही है उनमें। कोई तेज बुद्धि वाला बालक होता है, कोई मंद बुद्धि वाला बालक होता है, कोई धीमी गति से सीखने वाला होता है, कोई किसी भी कार्य को अच्छे से तथा जल्दी कर लेता है। तो इस प्रकार उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए, उनकी रुचियों को देखते हुए, बालकों की योग्यताओं को देखते हुए जो है उनके अनुभवों की ग्रहण क्षमता आदि को देखते हुए व्यक्तिगत अंतरों का पाया जाना स्वाभाविक मानना है तथा उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना। तो यानी बालकों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, उन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत। का सिद्धांत अब है इसके अनुसार, उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन प्रकरणों, विषय सामग्री एवं अनुभवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो कि व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी हो। परंतु इस उपयोगिता का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, ना कि संकीर्ण
होना चाहिए। जैसे दैनिक जीवन में उपयोगिता, पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होना, समाज, संस्कृति और वातावरण को समझने तथा व्यवस्थित होने में सहायक होना, समय का सदुपयोग करने में, सामाजिक समस्याओं को हल करने में और उनको सक्षम बनाने में सामाजिक अध्ययन का ये जो पाठ्यक्रम है यह उपयोगी होना चाहिए। यानी यह पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जब इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें बालकों की जो उपयोगिता है उस उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, ताकि जो व्यावहारिक दृष्टि से बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। यानी इसका क्षेत्र इतना व्यापक होना चाहिए कि बालक जो है समाज से संबंधित जो जानकारी है, जो समस्याएं है, जो समय का सदुपयोग करना सीख जाए और सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करना सीख सके। उसके बाद है उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। अब उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति के सिद्धांत से आशय है विद्यालय में बालकों की पढ़ाई किसी एक स्तर या कक्षा विशेष तक सीमित नहीं हो पाती है। यानी विद्यार्थियों को स्टेप बाय स्टेप उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, यानी स्टेप बाय स्टेप, जैसे प्राइमरी के बाद वह माध्यमिक के बाद उच्च माध्यमिक और कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि तक जाने की सीढ़ियां सामने रहती है। अतः किसी भी स्तर के बनाए जा रहे सामाजिक अध्ययन के जो पाठ्यक्रम है उन सभी बातों का इसमें समावेश किया जाना चाहिए। समावेश आवश्यक हो जाता है जो कि आगे की कक्षाओं का स्तर के पाठ्यक्रम का आधार बन सके। क्योंकि जब बालक प्राइमरी स्कूल में होता है या प्राइमरी क्लास में होता है 3rd से 5th के बीच, तब वह पर्यावरण का अध्ययन करता है और पर्यावरण की जो ये पाठ्य पुस्तक है, पर्यावरण की यह पुस्तक में, इस पुस्तक में सभी विषयों को सम्मिलित कर उनको ज्ञान दिया जाता है। अब वो सामाजिक विज्ञान ले लो, इतिहास ले लो, भूगोल ले लो या अन्य सब्जेक्ट ले लो इससे संबंधित। किंतु धीरे धीरे जब वह उच्च कक्षा में जाता है, प्राइमरी से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक से स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इस स्तर तक जब बालक जाता है तो उनके लिए एक बेस तैयार होता है आगे की कक्षाओं के लिए कि उन्होंने प्राइमरी में जो ज्ञान प्राप्त किया, माध्यमिक में जो ज्ञान प्राप्त किया, उच्च माध्यमिक में जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी का आधार है आगे की कक्षाएं। तो यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उन सभी बातों को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए जो आगे की कक्षाओं का स्तर का आधार बन सके। प्राइमरी के बाद माध्यमिक का, माध्यमिक के बाद उच्च माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक के बाद कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, ये एक आधार होता है। फिर है दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता का सिद्धांत यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की मांग को पूरा कर सके बल्कि उन्हें भावी जीवन में ठीक प्रकार से जीने की जो कला है उस कला के लिए तैयार कर सके। यानी वर्तमान समय की जो स्थितियां है उस वर्तमान समय की स्थितियों के लिए तो आवश्यक हो, किंतु भविष्य में आने वाली विकट परिस्थितियां हो, चाहे भविष्य में आने वाली उनके जो समस्याएं है उस समस्याओं से लड़ने की और उनको भविष्य में जीने की जो है कला सिखाते हुए उनको तैयार
कर सके। तो यानी ये जो पाठ्यक्रम है, दूरदर्शिता का सिद्धांत इसमें होना चाहिए, जिससे बालक वर्तमान स्थिति से तो लड़ सके, किंतु भावी जीवन में जो स्थिति है या भावी जीवन में जो कठिनाई है, उस कठिनाई को देखते हुए ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर सके। फिर है समय उपलब्धि सिद्धांत। उपलब्धिता का सिद्धांत यानी प्रत्येक अवस्था में इस बात का भी एक विशेष कक्षा और स्तर के लिए बनाई जाने वाली पाठ्यचर्या उस कक्षा या स्तर के लिए नियमित अध्ययन समय के अंदर प्रभावपूर्ण समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी जो कक्षा है, उस कक्षा के समय के आधार पर जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, जैसे 6 क्लास का पाठ्यक्रम बनाया है या 8th क्लास की जो बुक बनाई है, वह उनको जो समय दिया गया है, उस समय के अंतर्गत उनका वो जो पाठ्यक्रम पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो समय की उपलब्धता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक जो है उसी समय में जो दिया गया है, उस समय के अंतर्गत ही अपना पाठ्यक्रम पूरा करवा सके। उसके बाद है लचीलेपन का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या चाहे कितनी भी तरह से सोच समझकर बनाई गई हो या निर्मित की गई हो, उसमें कुछ ऐसे अंश, कुछ न कुछ ऐसे सुधार तथा परिमार्जन की आवश्यकता पड़ सकती है कि यानी कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थियों के अनुसार कुछ ऐसे अंशों को चेंज किया जाए, जिससे कि उसमें कुछ न कुछ सुधार या परिमार्जन की आवश्यकता हो। तो यानी लचीलेपन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद है अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत। किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम हो का व्यवहारिक दृष्टि से उपयोग करना होता है। यदि जिसके लिए यह बनाया जाता है उसकी राय नहीं ली जाए, तो फिर इसकी उपयोगिता में संदेह की गुंजाइश रहती है, क्योंकि अध्यापक को अपने अनुभवों के आधार पर यह तय करना होता है, तय करने में आसानी रहती है कि किस प्रकार से अधिगम अनुभव व्यावहारिक दृष्टि से हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किए जा सकते हैं और किस प्रकार उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि जो अध्यापक है, जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो जो अध्यापक है, इसको पढ़ाने वाले जो अध्यापक, उनकी राय लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है उनको पढ़ाना होता है। इसलिए कहा है कि अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ्यक्रम है, सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ये पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि बालक तथा शिक्षक, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाले को आसानी हो सके। गृह कार्य। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को समझाइए। धन्यवाद।